देखते रहे। धनंजय जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जाना माना चेहरा सिद्धार्थ शर्मा जी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत। सिद्धार्थ जी भी बिहार से आते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं राहुल लाल जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और चुनाव आयोग इस सब पर लेकर उनका अपना काम भी है और लिखते भी रहते हैं वो इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सिद्धार्थ जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, जो सीजेआई ने चार सीजेआई ने जिस तरह की आशंकाएं जताई हैं, जो बात उन्होंने सामने आकर कही है, और उनमें जो मैंने नाम कहा कि वो नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर वो लोग आकर चुनाव आयोग की असीमित अधिकारों, जो उनको पावर्स दी जा रही हैं, उस पर लेकर अगर वो अपने एतराजात जता रहे तो ये कितना खतरनाक है। भले ही वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कहा जा रहा हो, लेकिन जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं एसआईआर से भी इसको जोड़ती है। जी, इसमें एसआईआर तो अपने जगह पर है, लेकिन ये बिल्कुल अब स्पष्ट है कि जो भी न्यायमूर्ति लोग इसमें आए हैं और उनकी जो राय है, उनकी राय स्पष्ट है कि ये असंवैधानिक है। चाहे वो भाजपा के तरफ झुके हुए ललित जी हों या दूसरे कोई हों, सबका ये मानना है कि असंवैधानिक है। तो सबसे पहले ये असंवैधानिक क्यों है? एक चीज तो ये है कि ONOE जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, ये अभी लंबी चलेगी। हुआ ये कि वन नेशन वन इलेक्शन का ड्राफ्ट केंद्र सरकार ने बनाया, उसको कानून बनाने से पहले उसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया। सेलेक्ट कमेटी में इसीलिए भेज दिया क्योंकि उनको लगा कि वो शायद उस चीज को उस रूप में पास नहीं करवा पाते। जिस तरह से 2019 में उन्होंने 3 किसान कानून लाए थे, उन्होंने उसको सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा था। उनको लगा था कि मेरे पास बहुमत है तो पास करवा दिया, लेकिन 2 साल बाद उसको सड़क पर, क्योंकि सड़क पर उसका विरोध हो गया तो उसको वापस लेना पड़ा। लेकिन इस बार इनको, क्योंकि बैसाखी पर है, इनके पास पूरी मेजोरिटी नहीं है, पूरा बहुमत नहीं है, तो इसको एक सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया। अब सेलेक्ट कमेटी का काम है कि किसी एक कानून को देखना और समझना, कि कानूनविदों से राय लेना और उनको पूछना कि क्या ये कानून संवैधानिक है या नहीं असंवैधानिक है। तो मेरे ख्याल से जिन जिन न्यायमूर्तियों का आपने नाम लिया, इन सबको सेलेक्ट कमेटी ने बुलाया और भूतपूर्व न्यायमूर्तियों ने कहा कि ये मसौदा असंवैधानिक है। असंवैधानिक है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें इसमें संविधान क्या है ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये इसीलिए असंवैधानिक है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये जुमला फेंका जा रहा है, उसमें नेशन का शब्द है, और जबकि भारत के संविधान की पहली धारा में इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा गया है, मतलब भारत राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर देश नाम के शब्द की चर्चा कहीं नहीं है। देश नाम की जिस शब्द की ही चर्चा नहीं है, उसको आप संवैधानिक कैसे बना सकते हैं? इसीलिए भी वो असंवैधानिक हो जाता है। सबसे पहले तो क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, ये अभी अंत में कहाँ चली जाएगी, ये इसका अंत क्या होगा ये कह नहीं सकते, इसीलिए इसको एक कदम पीछे हटके इसको सिलसिलेवार अगर हम समझ लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। सबसे पहले तो जो संविधान, क्योंकि इन लोगों का, सभी न्यायमूर्तियों का कहना है कि यह असंवैधानिक है, तो इसका मतलब है कि संविधान क्या है? कहीं ना कहीं सवाल संविधान का है। तो संविधान क्या है? संविधान सबसे पहले नागरिकों का दस्तावेज होता है, संविधान सरकार का दस्तावेज नहीं होता। इसीलिए हम भारत के लोग, सबसे पहले जो संविधान शुरू ही होता है उसमें शब्द है हम भारत के लोग। इसका मतलब हम व्यक्ति हैं, ध्यान में रखिएगा, हम नहीं। टीवी लाइव के जितने भी लाखों दर्शक हैं, सब लोग सबसे पहले इकाई के नाते हम व्यक्ति हैं। दूसरा, हम व्यक्ति के नाते कहीं एक गांव में या किसी शहर के मोहल्ले में रहते हैं, वो मोहल्ला किसी एक राज्य में रहता है, और वो राज्य भारत नाम की एक इकाई में, संघ, भारत के संघ में रहता है। इसीलिए ध्यान में रखिएगा, संविधान जो है वो वी द पीपल, हम भारत के लोग से क्योंकि शुरू होता है, इसीलिए वो संविधान भारत के नागरिकों का दस्तावेज है, वो सरकार का दस्तावेज नहीं है, भारत के नागरिकों ने वो बनाया है। अब क्योंकि नागरिक सबसे पहली इकाई के रूप में किसी एक शहर में, एक शहर के वार्ड में या किसी एक गांव में रहता है, इसीलिए धारा 274 के अंतर्गत वो कहीं ना कहीं किसी ग्राम सभा या वार्ड का सदस्य होता है जहां पर चुनाव होते हैं। अब क्योंकि वो वार्ड या वो गांव किसी न किसी राज्य में रहता है, इसीलिए उस राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं, और हर राज्य क्योंकि भारत नाम के केंद्र क्या कहते हैं, संघ में रहता है, इसीलिए हमें लोकसभा का एक चुनाव हो जाता है। अब इसको अगर आप ढंग से दूसरे ढंग से समझेंगे, मतलब स्पष्ट है, संविधान के लिए व्यक्ति नंबर 1 है। भारत के संविधान में व्यक्ति नंबर 1 पर है, गांव या वार्ड नंबर 2 पर है, राज्य नंबर 3 पर है, और केंद्र की इकाई आखिरी नंबर पर है। सबसे आखिरी नंबर पर केंद्र सबसे नंबर 1 पे नहीं है।
इसको आप दूसरे ढंग से समझ लीजिए। आप मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, तो आप वो पैसा बैंक में रखेंगे, घर में थोड़े रखेंगे। पैसा आपका रहेगा, बैंक में सुरक्षित रहेगा। तो भारत की जनता को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता नाम की लॉटरी लग गई। तो जनता ने अपना पावर जो है वो अलग अलग बैंकों में सुरक्षित रख दिया। जैसे कुछ ग्राम सभा में सुरक्षित रख दिया, कुछ राज्य सरकार में रख दिया, कुछ केंद्र सरकार के पास दे दिया पावर। अब 2014 के बाद समस्या ये आ गई है कि केंद्र सरकार नाम की बैंक की नीयत बदल गई है। बैंक आपके रखे सुरक्षित पैसे को अपना मान रहा है, वो कह रहा है ये पैसा तो अब मेरा हो गया। इसीलिए असंवैधानिक कानून बनाने लगा है। असंवैधानिक कानून, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून हो, इन्होंने एक कानून बनाया इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये तो असंवैधानिक है। इन्होंने एक कानून बनाया ईडी का कानून, पीएमएलए का कानून, बैठे बिठाए हेमंत सोरेन जैसे लोगों को, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को अरेस्ट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि असंवैधानिक है। इसका मतलब ही है कि केंद्र सरकार भाजपा की 2014 के बाद इनकी नीयत बदल गई है। ये जनता को नंबर 1 नहीं मान रहे हैं, ये सरकार को नंबर 1 मान रहे हैं। और संविधान हमेशा, क्योंकि नागरिकों का दस्तावेज होता है, उसमें नागरिक नंबर 1 होता है। इसीलिए सारे न्यायमूर्ति, चाहे वो बीजेपी के पक्ष के भी अगर होंगे ना, उनको यही कहना पड़ेगा, उनकी ये मजबूरी है, क्योंकि संविधान हमेशा नागरिकों का दस्तावेज होता है, वो सरकार का दस्तावेज नहीं होता। सरकार इसको अपना दस्तावेज बना के संविधान का उल्लंघन अगर करेगी, तो इसीलिए ये सारे न्यायमूर्ति कह रहे हैं कि इसमें पूरी की पूरी एक संवैधानिक पेच है, ये सारा का सारा कानून असंवैधानिक है, ये उनका कहना है। मेरे ख्याल से वो बीजेपी के अगर समर्थक भी होंगे तो उनको यही कहना पड़ेगा, क्योंकि जो सच है वो तो सच है ना, वो तो आप बदल नहीं सकते। भारत का संविधान ही शुरू होता है हम भारत के लोग से, वो यहां से नहीं शुरू होता है कि हम भारत के भाजपा के वोटर से, इस शब्द से तो नहीं शुरू होता। और भारत को राज्यों का संघ माना गया है। भारत अर्थात राज्यों का संघ है। इसीलिए ये जो भाजपा का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो एक ऐसा गुब्बारा है, जो कि वो शब्द है ही नहीं, संविधान में जो शब्द नहीं है, उसका अगर आप इस्तेमाल करके कोई कानून बनाना चाहिएगा, तो स्वाभाविक है कि वो असंवैधानिक घोषित हो जाएगा। और मेरे ख्याल से इन्हीं चीजों की ओर न्यायमूर्तियों ने क्या कहते हैं प्रकाश डाला है, उस तरफ इस बात को उनका ध्यान क्या कहते हैं आकृष्ट किया है कि ये अगर आप काम करने जाएंगे तो ये असंवैधानिक हो जाएगा। बुशरा जी। बिल्कुल। आप जी, जाहिर सी बात है, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखी हैं और ये टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं आपने एक तरह से आसान भाषा में यहाँ पर दर्शकों को। मैं अगर किसी रेस्तरां में जाऊं और वहां पर बैरा मुझसे पूछे कि आप क्या खाना खाइएगा, तब तो मैं जवाब दूंगा। लेकिन मैं अपनी कार ठीक करवाने जाऊं मैकेनिक के पास और वो कहे कि आप क्या खाइएगा, तो मैकेनिक तो खाने पीने का जगह नहीं है ना, वहां तो गाड़ी ठीक करता है। तो सबसे पहली बात है कि चुनाव आयोग को इस तरह का कोई सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं है। इसीलिए इससे पहले भी इस कार्यक्रमों में हमने स्पष्ट रूप से कह दिया, चुनाव आयोग का काम केवल चुनाव करवाना है, किसी की नागरिकता तय करना या नहीं करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। हमें, इस देश के नागरिक को कोई सरकार नागरिकता देती नहीं है। मैं जिस दिन भारत में पैदा हो गया, मैं खुद नागरिक हो गया। अगर मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूं, किसी को आपत्ति है, तो वो प्रमाणित करे कि मैं नागरिक कैसे नहीं हूं। जिस तरह से 2008 में अजमल कसब को फांसी जब चढ़ानी थी, तो भारत की सरकार ने कोर्ट में यह साबित कर दिया कि वो भारत का नागरिक नहीं था, वो पाकिस्तानी नागरिक था। तो आपको ये साबित, जो आपत्ति कर रहा है ना, उसको साबित करना है कि मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूं। नागरिक को कुछ करना नहीं है, मैं पैदा हो गया, मैं नागरिक हूं यहाँ का। अब आपको अगर किसी को आपत्ति है तो आप साबित कर दीजिए कि हम नागरिक नहीं। इसीलिए नागरिक के ऊपर इसका कोई बोझ नहीं है कि वो अपनी नागरिकता साबित करे। चुनाव आयोग नहीं, कोई भी आके भारत के किसी नागरिक को कह नहीं सकता कि तुम मुझे कागज दिखाओ, नहीं तो तुम यहाँ के नागरिक नहीं हो। अगर वैसा होता ना, तो मान लीजिए भारत में किसी के पास कोई कागज नहीं है, मान लीजिए कोई एक आदमी है जिसके पास किसी कारण से कोई कागज नहीं है। अब मान लीजिए उसका कोई खून कर दे और बोले तो हमने तो किसी को मारा ही नहीं क्योंकि उसके पास कोई कागज नहीं था, तो मारने वाले को क्या फांसी की सजा नहीं होगी? उसने तो मारा ना, किसी ने किसी आदमी को मारा, तो फांसी तो होगी। सिद्धार्थ जी, आपको एक चीज में रोक रही हूँ मैं। आसाम में आपने देखा होगा एनआरसी की प्रक्रिया जो है वहां पर चली थी। लोगों के पास दस्तावेज थे, उन्होंने दस्तावेज अपने दिए, ये कहा कि वो नागरिक है, लेकिन उनको फिर भी डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। वो फिर कानूनी लड़ाई अपनी ट्रिब्यूनल में जो है वो लड़ते रहे। तो ये तो है ना कि अगर आपको ये कह दिया गया कि भाई आप नागरिक नहीं है, तो आप प्रूफ करते रहिए और आप एक कानूनी लड़ाई लड़ते रहिए और आप डिटेंशन सेंटर में रहिए। आप तभी तमाम अधिकारों से अपने आप वंचित किए जाएंगे।
और यही खतरा जो है वो लोगों को बिहार में है कि कहीं बैकडोर एनआरसी तो नहीं लाया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि ये होम मिनिस्ट्री का काम है, ये आपका काम नहीं है, तो शायद चुनाव आयोग के जरिए तो शायद इस पर ये रोक लग गई। लेकिन ये एक प्रक्रिया तो है, ऐसे तो लोगों को आप देखें कि आसाम से लेकर तमाम जगहों पर परेशान किया गया है। हाँ, मैं इसीलिए यहाँ पे सीए एनआरसी एक अलग कानून है, उसके अंतर्गत कोई पूछ रहा है तो अलग बात है। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं कि ये चुनाव आयोग ये कागज नहीं पूछ सकता। चुनाव आयोग इस देश में किसी को नागरिकता नहीं पूछ सकता। मैं अगर कहीं का वोटर हूं तो मैं दो ही स्थिति में वहां का वोटर नहीं रहूंगा। या तो मैं मर जाऊंगा और चुनाव आयोग को पता लग जाएगा, उसके पास मेरा डेथ सर्टिफिकेट आ जाएगा, वो मेरा नाम काट देगा कि ये आदमी अब अस्तित्व में नहीं है इसलिए वोटर नहीं रहा। या तो मैं खुद चुनाव आयोग में लिख के दूंगा, कोई एक फॉर्म होता है फॉर्म 6 या 7, कि मैं इस क्षेत्र से मेरा अब विस्थापन हो गया है, मैं पहले बिहार में रहता था अब मैं बंगाल में जा रहा हूं, इसलिए यहां से मेरा नाम काट दीजिए, मैं वहां वोटर बन जाऊंगा। तो वोटर खुद जब तक नहीं कहता, या तो वो मरता नहीं, या तो वो चुनाव आयोग को नहीं कहता कि मैं आपका वोटर नहीं रहा, दूसरे जगह जा रहा हूं, तब तक किसी का भी वोटर कार्ड काटने का, वोटर लिस्ट से नाम काटने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। ये स्थापित, ये बिल्कुल पूरी तरह से स्थापित है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं जो कि गंभीर है। मेरे ख्याल से राहुल भाई और धनंजय भाई ने ओएनओई और ये जो बिहार में जो सर बेसिर पैर की कवायद है, दोनों के ऊपर उसका असर क्या होगा इसके बारे में बता दिया। लेकिन मैं इसके एक कदम पीछे जाके इसके कारण पर जाऊंगा, और ये बड़ा रोचक बात है कि बार बार ये बीजेपी का इकोसिस्टम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कहता है कि हम अमेरिका का कोई मॉडल लाने वाले हैं, अमेरिका में एक ही चीज होती है। तो आप अमेरिका का मॉडल क्यों कर रहे हो? आप स्विट्जरलैंड का मॉडल क्यों नहीं कर रहे हो? स्विट्जरलैंड में मॉडल यह है कि जब संविधान नागरिक का है तो 543 लोग बैठ के वो संविधान को कैसे बदल सकते हैं? संविधान संशोधन में तो नागरिकों के साथ आपको जनमत संग्रह करना पड़ेगा, क्योंकि वो नागरिकों का दस्तावेज है। स्विट्जरलैंड में अगर किसी को संविधान संशोधन करना है तो हर नागरिक से वो जनमत संग्रह करवाता है। अब ये भाजपा कहेगी कि नहीं नहीं, जनमत संग्रह तो हर चीज में बहुत मुश्किल है। तो भारत में 1967 में गोवा में जनमत संग्रह किया गया था, भारत के चुनाव आयोग ने किया था, उसमें कोई सरकार नहीं चुननी थी। जनमत संग्रह ये था कि गोवा के लोगों को स्वतंत्र राज्य बनाना है या महाराष्ट्र के साथ जाना है, उस पर जनमत संग्रह हुआ, उन्होंने वोट डाला और वोट डालने के बाद यह तय किया कि हम महाराष्ट्र के साथ नहीं जाएंगे, हम स्वतंत्र राज्य रहेंगे। तो भारत में जनमत संग्रह होता है। तो भारत में अगर अच्छा ही काम करना है तो अच्छा काम करने के लिए दूसरे भी बहुत सारे मॉडल हैं, ये अमेरिका का ही मॉडल क्यों लगा रहे हैं? और दूसरी बात, ये जो सर का जो ये इन्होंने जो चुनाव आयोग के माध्यम से शुरू किया है, ये देखिए एक अलग सी एक साजिश है। मान लीजिए मैं बहुत बड़ा रंगबाज हूं, फिर एक दिन मेरा उम्र हो गया 240 साल में, बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा हो गया तो लंगड़ा हो गया, अब मैं बैसाखी पर आ गया। तो अपनी दादागिरी अब मैं कैसे कायम रखूंगा? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो बैसाखी पर हूं, बूढ़ा हो गया, बैसाखी पर आ गया, तो मैं दादागिरी कैसे कायम रखूंगा? इसलिए मैं क्या करता हूं, किसी दूसरे एक जवान दादा को अपना दोस्त बना लेता हूं, उसको वेतन भी देना शुरू करता हूं, उसको गाड़ी भी देता हूं, उसको घर भी देता हूं, ऑफिस भी देता हूं, और ये कहता हूं लोगों से तुम हफ्ता वसूली करो और उसका फायदा मुझे दे दो। बस ये कहता हूं। अब 2024 में बीजेपी समझ गई कि वो देश में सबसे लोकप्रिय पार्टी नहीं रही। 42% लोग क्षेत्रीय दलों को चाहते हैं। 140 करोड़ में से 115 करोड़ लोग बीजेपी को वोट नहीं डालते, इसीलिए वो बैसाखी पर आ गई। अब क्योंकि उसके सरकार के पास मनमाना कानून लाने के लिए 400 पार का बहुमत नहीं है, तो क्या किया, केचुआ को नियुक्त किया, उसे वेतन दे रही है, उसे घर दे रही है, उसे गाड़ी दे रही है, उसे ऑफिस दे रही है, और उसको कह रही है कि काम ऐसा करो जिसका फायदा तो मुझे पहुंचे, नुकसान भले नागरिकों को हो जाए। पर इसमें समस्या समस्या यह है कि आप अभिषेक बच्चन को, अमिताभ बच्चन के बेटे वो भले होंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन जैसी वो जनता में पकड़ नहीं रख सकते। इसीलिए केचुआ नाम के अभिषेक बच्चन को अमिताभ बच्चन बनाने का अगर असंभव काम करेंगे, तो इसीलिए भूतपूर्व न्यायाधीश कह रहे हैं कि ये काम होने वाला नहीं है, ये असंवैधानिक है, ये गलत काम है। मतलब ये होने वाला नहीं है। अभिषेक बच्चन को अमिताभ बच्चन नहीं बना सकते, भले उनके बेटे होंगे। तो आप अगर केंद्र क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को सरकार से भी ज्यादा, संविधान से भी ज्यादा अधिकार देंगे, तो वो वही बात होगी। इसीलिए ये जो भूतपूर्व न्यायाधीश हैं, उनका झुकाव भले भाजपा के पक्ष में हो या नहीं हो, उनका कहना है कि असंभव काम है, ये संवैधानिक ही नहीं है, ये कैसे करोगे? तो मेरे ख्याल से भाजपा को धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये इस तरह के काम नहीं हो सकते। और धीरे ध्यान में रखिएगा, सीए एनआरसी के साथ भी इसी तरह से होगा। इसमें कुछ कानूनी पेच होंगे, ध्यान में रखिएगा। भाजपा का एक बहुत अच्छी उसने एक फॉर्मूला अपना लिया है। कोई भी एक गलत कानून बना दो, असंवैधानिक कानून बना दो,
देखिए बुशरा जी, बहुत संक्षेप में बोल देता हूं। कोई भी कानून बनना चाहिए, हमेशा वो न्याय युक्त कानून होना चाहिए, अन्यायपूर्ण कानून नहीं होना चाहिए। भाजपा क्या करती है, जानबूझ के एक अन्यायपूर्ण कानून बना देती है, जैसे पीएमएलए बना देती है, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड का बना देती है। अब जब उस अन्यायपूर्ण कानून से लोगों को समस्या होती है, लोग फंसते हैं, तो लोग कोर्ट के पास जाते हैं। तो ये क्या करती है, कोर्ट को ना, न्यायपालिका को ओवरलोड कर देती है कि अनावश्यक हम जानबूझ के गलत कानून बनाएंगे, गलत कानून में लोग फंस जाएंगे, और वो फिर दुख दर्द अपना लेके कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट ओवरलोड हो जाएगा। अब कोर्ट को अगर उस चीज का निर्णय भी देना हो तो कोई चीज देने में समय लगता है, और वो समय लगने में ही ये कोशिश करते हैं कि अपना फायदा हो जाए। जिसे बहुत सारे लोग आपके जैसे चैनल्स और आपके जैसे गंभीर क्या कहते हैं, जर्नलिस्ट कहते भी हैं, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। बीजेपी ऐसा प्रोसेस बनाती है कि प्रोसेस ही लोगों को पनिशमेंट लगे। वो क्या करती है, गलत कानून पहले बनाती है, और गलत कानून को लोगों पर जब डालती है तो लोग अन्याय, जब उनके ऊपर अन्याय होता है तो न्याय की गुहार करके कोर्ट में जाते हैं। अब कोर्ट उसको सुनवाई करके उसको न्याय देने में, अरविंद केजरीवाल को आपने गलत भी जेल में डाल दिया, तो सही करने में तो 6 महीना लग गया ना। 6 महीने, ये बीजेपी की एक साजिश है। और मेरे ख्याल से लोगों को ये समझना चाहिए कि कुछ चीजें उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है। जैसे बैरा, मुझे किसी होटल का बैरा तो ये पूछ सकता है कि आप जिलेबी खाएंगे या रसगुल्ला खाएंगे, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाने मैकेनिक के पास ले गया हूं, वो थोड़े पूछ सकता है कि आप रसगुल्ला खाएंगे, जिलेबी खाएंगे। उसको तो मेरा गाड़ी रिपेयर करना है। तो ये बिल्कुल कार्यक्षेत्र से बाहर है, चुनाव आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर है। इसीलिए ये बेसिर पैर का पूरा जो उपक्रम है ये खत्म होने वाला है। बिल्कुल, महत्वपूर्ण बातें कही आपने अपने ही अंदाज में, ताकि लोगों की समझ में आसानी से इन चीजों को आ जाए। आपके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी लाजवाब होते हैं।